लास्ट टॉपिक हमने एग्रीगेट डिमांड का पढ़ा था। अब हम यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति। जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड में देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तु और सेवाएं बनी उन सब के लिए कुल मांग यानी कि उन सब की मांग के जोड़ को हम क्या बोल रहे थे, समग्र मांग। ऐसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बाज़ार में बिकने के लिए तैयार हैं, जितनी भी वस्तु और सेवाएं बाज़ार में बिकने के लिए तैयार हैं, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति क्या कहलाएगी, समग्र पूर्ति। ठीक है, हमारे बाज़ार के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाएं बिकने के लिए तैयार हैं उन सब की पूर्ति का योग क्या कहलाएगा, समग्र पूर्ति। ठीक है, यानी कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हमारे यहाँ पर मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल हैं उन सब की सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। उन सब की सप्लाई का टोटल हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। छोटी से छोटी कमोडिटी और बड़ी से बड़ी कमोडिटी और सर्विस की सप्लाई जो एक सेलर मार्केट में बेचना चाहता है उन सब की सप्लाई के टोटल को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है वो देखना। ये तो आप पढ़ लोगे, 2 लाइन की डेफिनेशन है, आराम से याद कर लोगे, सब चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन ये होता है कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, ये इनकम के बराबर होती है। ये एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो बस हमें ये सीखना है कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर क्यों है। ठीक है, देखो इसके लिए हम एक थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो टाइप एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। वैसे ये जो मैं बताने वाला हूँ ये नेशनल इनकम का टॉपिक है, लेकिन ये उसी से रिलेट करता है। तो देखना, मैं यहाँ पर 2 सेक्टर बना रहा हूँ, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म, यानी कि एक है घरेलू क्षेत्र और एक है व्यापारिक क्षेत्र, यानी कि एक हाउस होल्ड और एक फर्म। ठीक है, ये वो सेक्टर होता है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इन गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के संसाधन, उत्पादन के कारक। जब तक हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, कारक नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर उत्पादन करना यानी कि प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ होते हैं, हाउस होल्ड। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ होते हैं, लेकिन उनकी काम करने की जगह कहाँ होती है, फर्म में। देखो एक बात बताओ, मैं टीच कर रहा हूँ तो मेरे को पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मैं अपने घर से बाहर निकल कर मेरी टीचिंग को बाज़ार में नहीं उतारूँगा। बाज़ार में उतारने का मतलब मैं उसका ट्यूशन ना पढ़ाऊँ या ये जो चीज़ है ये मैं स्कूल में जाकर नहीं पढ़ाऊँ, तब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं घर ही घर में पढ़ा रहा हूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और ना मैं एक रिसोर्स कहलाऊँगा क्योंकि मैं भला तो किसी का कर ही नहीं पा रहा। तो मैं यहाँ आकर, स्कूल आकर, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके तो भला कर पा रहा हूँ किसी का, उसके लिए मुझे क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो रिसोर्सेज कहाँ होते हैं, हाउस होल्ड में, और उनकी ज़रूरत कहाँ होती है, फर्म में। यानी कि रिसोर्सेज होते हैं हाउस होल्ड में और उनकी ज़रूरत होती है फर्म में। तो हाउस होल्ड से रिसोर्सेज जाते हैं फर्म की तरफ। किसकी तरफ जाता है, फर्म की तरफ। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पर गए तो ये फर्म इनके साथ बैठ के कैरम बोर्ड तो खेलेगी नहीं, काम वाम करवाएंगी ना। तो यहाँ पर क्या जनरेट होंगे, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इन्होंने काम किया और इन्होंने फर्म के लिए गुड्स और सर्विसेज जनरेट करके दे दी। तो अब जब ये काम पूरा कर लेंगे तो ये फर्म से क्या मांगेंगे, पैसे मांगेंगे। कहेंगे कि भाई जो हमने काम किया उसके लिए हमको क्या दो, पैसा दो। तो फर्म इनको बोलेगी ठीक है भाई आपने काम किया तो पैसा तो देना पड़ेगा ही। तो इन्होंने पैसा दे दिया, फर्म ने इन लोगों को पैसा दे दिया। जो पैसा कहाँ गया, हाउस होल्ड में। कहाँ गया, देखो लैंड की इनकम होती है रेंट, लेबर की होती है वेजेस, कैपिटल की होती है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर की होती है प्रॉफिट। इसको हम बोल रहे हैं
फैक्टर इनकम, यानी कि जो हाउस होल्ड को इनकम रिसीव हुई उसको हमने बोला फैक्टर इनकम, और जो हाउस होल्ड ने ये चीज़ें वहाँ पर भेजी इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड से जो चीज़ फर्म की तरफ गई उसको तो हमने बोला फैक्टर सर्विस। जब इन्होंने सर्विस दी तो सर्विस के बदले में गुड्स और सर्विसेज जनरेट हुए, तो उसके बदले में इन्होंने क्या दे दिया? पैसा दे दिया, तो इनको मिली फैक्टर इनकम। क्या मिल गई? फैक्टर इनकम मिल गई। ठीक है ये वाली बात। अच्छा, अब मान कर चलो ये जो गुड्स और सर्विसेज बने इनकी एक वैल्यू तो होगी। मान लेते हैं कि ये 1000 रुपये की वैल्यू है इनकी, मतलब गुड्स और सर्विसेज को बनाने में जो खर्चा हुआ वो कितने रुपए का है? 1000 रुपये का। कितने रुपए का है? 1000 का। तो इसका मतलब खर्चा क्या होता है? खर्चे का मतलब ये है कि किसी सामान को जब हम बना रहे हैं तो उसको बनाने पर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, यानी कि वो पेमेंट जो हमने बाहर वालों को दे दी। क्यों दे दी? ताकि वो हमारी मदद करे और हमारे लिए एक सामान तैयार करके दे। तो ये सामान को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया? 1000 का। तो फर्म ने इसका मतलब इन लोगों को कितने रुपए दिए होंगे? 1000। कितने दिए होंगे? 1000 ही तो दिए होंगे भाई। फर्म ने सामान जो बनाया उसकी कॉस्ट क्या आई? 1000 रुपये, है ना। तो इसका मतलब इन लोगों ने बनाया था तो ये लोगों के ऊपर ही तो खर्चा किया गया होगा ना। तो गुड्स और सर्विसेज कितने के बने? 1000 के। तो इनको पैसे कितने मिले होंगे? 1000। यानी कि इनकी जो इनकम है वो कितने रुपए की है? 1000। अब बात ये है कि ये सामान 1000 रुपये का है, बिकेगा कितने में? हम यही सोचते हैं कि 1000 से ज़्यादा में बिकेगा क्योंकि हम प्रॉफिट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1000 में ही बिकेगा। क्यों बिकेगा? देखो ये क्या था? एंटरप्रेन्योर। क्या था? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या मिल गया? ले तो गया वो प्रॉफिट। अब कहीं का प्रॉफिट? क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है, मालिक के लिए खर्चा नहीं है। ये जो 1000 रुपये का खर्च हुआ है ये किसका लिए खर्चा है? फर्म के लिए, ओनर के लिए नहीं है। क्योंकि ओनर और फर्म सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ओनर और फर्म क्या होते हैं? अलग अलग। आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कि ओनर और फर्म क्या होते हैं? अलग अलग। तो फर्म के लिए कितना खर्चा था? 1000 का। इस 1000 में से मान कर चलो कि रेंट, वेज और इंटरेस्ट के नाम के 900 रुपये गए और 100 रुपये किसके नाम के गए? प्रॉफिट के नाम के गए। तो फर्म के लिए तो टोटल खर्चा कितना हो गया है? 1000 रुपये का। कितने का हो गया है? तो मार्केट में अब ये सामान बिकेगा भी कितना? अगर इस पर टैक्स वगैरह नहीं लगता है तो, ठीक है, कितने रुपये में बिकेगा? 1000 रुपये। कितने में बिकेगा? यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि मार्केट में उस सामान की सप्लाई कितने रुपए की है? 1000 रुपये की। और यहाँ उस सामान की सप्लाई की वजह से उस सामान की प्रोडक्शन में लोगों ने कमाए भी कितने? 1000। तो इस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक दूसरे की क्या होती हैं? इक्वल। इस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि जितने का सामान बना उतनी ही इन लोगों की क्या होती है? इनकम। जो सामान बना वो उतने में ही बाज़ार में बिक जाएगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट पहले से ही ऐड हो चुका है। एंटरप्रेन्योर पहले ही प्रॉफिट कमा कर जा चुका है। ये 1000 रुपये का खर्चा ओनर के लिए नहीं है, ये 1000 रुपये का खर्चा फर्म के लिए। इसमें ओनर अपना प्रॉफिट ले जा चुका है, इसलिए सामान कितने बिकेगा? 1000 में बिकेगा। और इन लोगों ने पैसा भी कितना कमाया है? 1000। तो इस हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है वाली बात। अच्छा, तो फिर एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो हमने पहले भी बताया आपको इस चीज़ के लिए कि जो इनकम है, इनकम के 2 पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। इनकम के कितने पार्ट होते हैं? 2, कंजम्पशन और सेविंग। और अब हमने पढ़ लिया कि ये इनकम किसके बराबर होती है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। किसके बराबर? एग्रीगेट सप्लाई। तो इनकम की जगह मैं लिख रहा हूँ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या बन गया? C+S, कंजम्पशन प्लस में सेविंग। क्या बन गया? कंजम्पशन प्लस में सेविंग। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर? इनकम के बराबर। और इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस में सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? कंजम्पशन प्लस में सेविंग। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसका हम डायग्राम और टेबल देख लेते हैं। ठीक है,
कंजम्पशन 40, उसके बाद 80 का गैप। अब इसके बाद सेविंग। देखो इनकम का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस में सेविंग। इनकम दी हुई है, कंजम्पशन दिया हुआ है, तो सेविंग कैसे निकलेगी? इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर, तो ये आ गया -40, -20, 0, 20, 40 और 6, ये आ गई सेविंग। अब अगर हम AS निकालना चाहें तो AS का फॉर्मूला है C + S, तो हम इसको ऐड करेंगे, 40 में जोड़ेंगे माइनस के 40 तो 0 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 200 आएगा, इसके बाद ये 300, फिर ये 400 और ये। अब आप देख रहे हो कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम एकदम इक्वल है, ठीक है। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कैसा बनेगा? देखो शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से, उसके बाद कितने कितने बढ़ रहा है, ठीक है, और 100 का गैप है, तो 45 डिग्री के एंगल पर बनेगा यही AS है और यही Y, ये डायग्राम बनेगा। भाई 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ने की रेट भी क्या है? सेम, इसलिए स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा 45 डिग्री पर, यही AS है और यही क्या है? Y। क्लियर है ये वाली बात? तो ये समझ में आया गया एग्रीगेट सप्लाई। अब हम चलते हैं कंजम्पशन फंक्शन की तरफ। किसकी तरफ? कंजम्पशन फंक्शन। देखो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है उपभोग फलन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है उपभोग फलन। देखो आपका कंजम्पशन का लेवल डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। इनकम के अलग अलग लेवल पर आपका कंजम्पशन भी क्या होगा? अलग अलग। इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी हम बढ़ा देंगे, यही तो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इनकम और कंजम्पशन के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इनकम और कंजम्पशन के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि आय और उपभोग के बीच का फलनात्मक संबंध क्या कहलाएगा? उपभोग फलन कहलाएगा। क्लियर है वाली बात? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है और ये उसका सिंबलिकली हम उसको प्रेजेंट करेंगे, एफ है एफ। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके टेबल और उसका डायग्राम बनाएं तो वो अब कुछ नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि बेसिकली आप AD बनाना सीख गए हो, AS बनाना सीख गए हो। अब देखना सारे डायग्राम आप बहुत इजीली सीख सकते हो, बना सकते हो। देखो इनकम वही, हम तो एक ही टेबल लेकर चल रहे हैं, बार बार क्यों चेंज करना और परेशान होना। देखो कंजम्पशन हम क्या मान रहे थे? 40, 120, 200, 280, 360 और 440। ठीक है, अब हमको यहाँ पर और कोई सेविंग AD IY कुछ नहीं बनाना, क्योंकि हमको सिर्फ रिलेशन किस किस के बीच में देखना? C और Y के बीच में। हम सीधे इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। देखो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जो Y है वो 0 से बनेगा 45 डिग्री एंगल पर और स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। ये तो बन गया, बात बन गया। अब मुझे बनाना है C। क्या बनाना है मुझे? तो इसको थोड़ा सा समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देख ये जो दो लेवल है ना स्टार्टिंग के, इन दो लेवल पर कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। देख लो, कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। ये वाला जो लेवल है यहाँ कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, और इसके बाद कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है। ठीक है, मुझे डायग्राम इसी हिसाब से बनाना है। अच्छा, कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट होता है? Y एक्सिस से। कहाँ से स्टार्ट होता है? मैं कंजम्पशन बनाता हूँ, ये बन गया कंजम्पशन। आपने ऐसा ही तो देखा है कंजम्पशन, आपने ऐसा ही देखा ना, लेकिन ये डायग्राम गलत है। ये डायग्राम क्या है? गलत है। क्यों गलत है समझो।
कि मैंने जो कंजम्पशन बनाया वो हर लेवल पर इनकम से क्या है, ऊपर, यानी कि इनकम से बड़ा है। वो हर लेवल पर इनकम से क्या है, बड़ा। तो इसका मतलब यही वाली तो कंडीशन पूरी हो पाई, ना तो ये बराबर आ पाए और ना कंजम्पशन इनकम से छोटा आ पाया। तो इसका मतलब ये डायग्राम मैंने क्या बनाया है, गलत बनाया है। ठीक है, मैंने आपके कहने पे बनाया, मैंने खुद नहीं बनाया, आप लोगों ने फोर्स किया मेरे को कि आपने कहा था कि जो सी हमने स्टार्टिंग में देखा था वो तो आपने ऐसा सीधा सीधा करके बनाया था। लेकिन यहाँ एक छोटा सा चेंज होगा, और वो चेंज क्या होगा, देखो हमको इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये बना दिया सी। ठीक है, अब आप देखो जहाँ दोनों मिले वहाँ हमने एक पॉइंट दे दिया ए नाम का। इस ए पॉइंट से पहले की बात करते हैं। कंजम्पशन ऊपर है और इनकम क्या है, नीचे। तो इसका मतलब कंजम्पशन बड़ा है और इनकम छोटी है। तो ये वाली कंडीशन तो हो गई पूरी, यानी कि कौन सा केस है जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम। ठीक है, फिर ये दोनों क्या है, इक्वल। फिर ये दोनों क्या है, तो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। और उसके बाद इसके बाद इनकम बड़ा है और कंजम्पशन छोटा, यानी कि तीसरी वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। आई वाली बात समझ में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली हमारा जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना चुके हैं, और ये डायग्राम एकदम क्या है, सही। ठीक है, ये है कंजम्पशन फंक्शन। क्या है ये, कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, कि आपकी अलग अलग इनकम के लेवल पर कंजम्पशन का लेवल अलग अलग क्या होगा। इनकम और कंजम्पशन के बीच का एक फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन फंक्शन, कि अलग अलग इनकम के लेवल पर आपका कंजम्पशन क्या होने वाला है। उसका डायग्राम हमने ये देख लिया कि इनकम तो 45 डिग्री के एंगल पर बना, ज़ीरो से। कंजम्पशन वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ, शुरू में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा था, फिर कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर हुआ, और फिर इनकम ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम हो गया। क्लियर है वाली बात। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है वाली बात। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ कंजम्पशन फंक्शन का, है ना। अच्छा, अब इसकी जो नेक्स्ट हम वीडियो तैयार करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या पढ़ेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एक बार अगर वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ में आ गया तो उसके आगे की चीज़ ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज हमारी सेकंड वीडियो के अंदर हमने एक तो एग्रीगेट सप्लाई और एक कंजम्पशन फंक्शन ये पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने देख लिया एग्रीगेट सप्लाई और ये कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ तक का हमारा टॉपिक क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।